पांचवा सेमेस्टर शुरू हो गया। स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें मार्ग पर डटे जावे सेवा पर उपकार निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निकलो के सेवकपन संता को करे। जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दया मार्ग पर डट जावे झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयाल मार्ग पर डट जावे मान मर्यादा का प्रभु ध्यान अभिमान रहे इस देवभूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। शक्ति में तो मार्ग जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मैडम सुषमा ओझा एसपस की प्रोफेसर उपस्थित हैं, हमारी गुरु हैं और आज की फैकल्टी भी हैं, उनका अभिनंदन। और आज वो पढ़ाएंगी भी, लेक्चर लेंगी, इसके पहले भी ले चुकी हैं। हमारे बीच में सरिता जैन जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 की स्टूडेंट है और हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबंध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिनकी वजह से आज संस्थान इस रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। हम एक्यूप्रेशर से परिचय कराने के लिए सुषमा ओझा मैडम का, जो हमारी प्रथम गुरु हैं एक्यूप्रेशर के लिए, उनका अभिनंदन करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको नहीं, आपके घर परिवार को ही नहीं,
आपके पास पड़ोस मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। पुनः सुषमा ओझा मैडम का स्वागत, अभिनंदन, और उनको आज की क्लास की जिम्मेदारी पार्ट 12 ट्रीटाइज पार्ट 12 पर चर्चा है, जो वर्चुअली लंग्स के लिए, लंग्स डिसऑर्डर्स के संबंध में पूरा ज्ञान देती है। तो ओवर टू सुषमा ओझा मैडम, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। धन्यवाद सर। हम लोग ट्रीटाइज 12 में लंग्स की बीमारी के बारे में जान रहे हैं कि लंग्स, जिसको हिंदी में फेफड़ा बोलते हैं, तो आज कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था ट्रीटाइज 12 में पेज नंबर 56। पेज नंबर 56 हफनी यानी पेंटिंग। पेंटिंग का मतलब होता है कि जैसे ना कोई दौड़ रहा है, भाग रहा है, तो एकदम सांस फूलने लगता है, तो उसको एक आम भाषा में हफनी बोलते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के पेंटिंग बताया गया है। पहला है एक्सेस टाइप और दूसरा है डेफिशिएंसी टाइप। जो एक्सेस टाइप ऑफ जो हफनी है वो ज़्यादा करके विंटर्स में ज़्यादा दिखता है, यानी जब ये ठंड शुरू हो रहा है इसमें ज़्यादा ये दिखता है एक्सेस टाइप ऑफ पेंटिंग में। इसमें क्या होता है, हफनी लगता है और हफनी के साथ साथ आवाज़ें, जैसे आवाज़ें आ रही हैं, जल्दी जल्दी सांस छोड़ना, कॉन्स्टिपेशन रहना। अगर नर्व देखेंगे तो स्ट्रांग और फास्ट पल्स मिलेगा। अगर बलगम होगा तो बलगम एकदम सफ़ेद बलगम होगा, पहले तो पतला बलगम होगा, बाद में कठिनाई से निकलेगा बलगम। ठंड से भय लगना यानी ठंड बहुत लगेगी। पसीना होगा भी नहीं भी होगा। हेडेक लगेगा, साधारण दर्द होगा। अगर जीभ देखेंगे तो जीभ पर एक सफ़ेद परत दिखेगी, और अगर हम नब्ज देखेंगे तो एकदम सुपरफिशियल यानी ऊपरी सतही नब्ज पता चलेगी। तो ये ज़्यादा करके जो एक्सेस टाइप ऑफ जो पेंटिंग है ये ज़्यादा करके विंटर्स में ज़्यादा दिखता है, जो विंटर्स शुरू हो गए हैं। तो अगर ये सब सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हमें LU5, UB12, UB13, ST40 और CV17 को सिडेट कर देना है, क्योंकि जैसे ही हमने इस सारे पॉइंट्स को सिडेट कर दिया तो जो भी हमारे फेफड़े में अनावश्यक गर्मी है या अधिक, मतलब उतनी ऊर्जा चाहिए नहीं फेफड़े को, लेकिन वहाँ पे एनर्जी एकत्रित हो गई है, तो ये वहाँ से हट जाएगी एनर्जी, और आराम से इस उपचार देने से ये फायदा होगा। जो मैम रहा है उसमें मैम आराम। प्लीज पेज नीचे कर, प्लीज नीचे कीजिए ना पेज, मैम स्क्रीनशॉट ले लूँ मैं उसका। यस मैम। थैंक यू मैम। ठीक है। अब अगर जो पहले नंबर का ग्रुप नंबर 1 है, इससे अगर आराम नहीं मिल रहा हो तो ग्रुप नंबर 2 LU5, LU7, CV17, UB13 एंड 12, तो ग्रुप नंबर 2 भी हम, जब ग्रुप नंबर 1 से नहीं आराम मिलेगा तब हम ग्रुप नंबर 2 को लगाएंगे पॉइंट्स जो है। ये था एक्सेस टाइप ऑफ पेंटिंग में। अब डेफिशिएंसी टाइप ऑफ पेंटिंग में क्या होता है कि इसमें हमारा लंग्स भी, स्प्लीन भी, किडनी, ये सारे ऑर्गन्स में डेफिशिएंसी आ जाती है, और ये ज़्यादा करके क्रॉनिक यानी बहुत पुरानी, क्रॉनिक जो कहते हैं बहुत पुरानी नेचर की होती है। और ये जो डेफिशिएंसी टाइप ऑफ जो पेंटिंग होता है ये बार बार होता है। एक्यूट में जो होता है ये विंटर्स में एक आध बार हो गया तो हो गया, लेकिन डेफिशिएंसी टाइप ऑफ पेंटिंग ये बार बार होता है। तो इसमें क्या है, हमारा लंग्स भी, स्प्लीन और किडनी, इवन हार्ट भी अगर डेफिशिएंट है तो ये डेफिशिएंसी टाइप ऑफ पेंटिंग दिखेगा। अब इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे, क्या है, सांस जैसे ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं तो हम लोग कंधा उचका ले रहे हैं, मतलब उठा ले रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है, जो होता क्या है, जो लंग्स में एयर पैसेज हो रहा है उसमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है,
जल्दी जल्दी हम लोग सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ भी रहे हैं, तो बड़ा मतलब जो गति है वो मंद है। और अगर हम पीठ के बल लेटने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें हमको असुविधा लग रही है। कैसे हम लोग सो रहे हैं? पीठ के बल लेटने पर सांस लेने में असुविधा हो रही है, और लेट कर अगर सांस लेने में असुविधा हो रही है तो हम लोग बैठ जाते हैं, लेट नहीं पाते क्योंकि सांस लेने में असुविधा हो रही है। तो अगर डायस्पोनिया है, इसका मतलब किडनी की एनर्जी में डेफिशिएंसी आ गई है, या एक्सेस या बहुत ज़्यादा थूक बन रहा है, यानी सलाइवा बहुत बन रहा है हफनी के साथ साथ, इसका मतलब हमारा स्प्लीन डेफिशिएंट हो गया है। और अगर हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं उसके कारण बहुत ज़्यादा हफनी हो रहा है, तो ये हमारे हार्ट एनर्जी की डेफिशिएंसी की बात हो रही है, और हफनी भी हो रही है और साथ में हमारी आवाज़ भी बहुत वीक हो गई है, मतलब हम बात नहीं करना चाह रहे किसी के साथ, तो इसका मतलब हमारा लंग्स डेफिशिएंट हो गया है। और शरीर के जो मध्य भाग यानी जो चेस्ट की तरफ भारीपन की अनुभूति हो रही है। अगर पल्स देखेंगे तो सतही है और तीव्र नब्ज है। तो आपको पता होना चाहिए कि डेफिशिएंसी टाइप ऑफ पेंटिंग है, तो ये सारे पॉइंट टोन होंगे, CV4, CV6, UB23, UB38, ST36, सारे पॉइंट्स टोन करेंगे। जैसे ही हमने सारे पॉइंट्स को टोन किया, किडनी, हार्ट, स्टमक, स्प्लीन, ये सारे ऑर्गन्स में जो एनर्जी की डेफिशिएंसी हो गई है वो धीरे धीरे सुधार होके जो हफनी वाला प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर ग्रुप 1 से नहीं आराम मिलता है, बहुत ज़्यादा आराम नहीं मिलता है, तो हम ग्रुप 2 को लेंगे, जो है LU9, K3, UB13, 23, 38, CV6 और ST36, इसको भी टोन करना है। तो दो तरह का हमने हफनी देखा, एक एक्सेस टाइप, तो एक्सेस टाइप में सारे पॉइंट को सिडेट करेंगे, और डेफिशिएंसी टाइप में सारे पॉइंट को टोन करेंगे। अब गले में घरघराहट होना कब होता है? गले में घरघराहट बहुत ज़्यादा जब सर्दी जुकाम हो जाता है तो गले में एक तरह की आवाज़ें आने लगती है, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे रैटलिंग इन थ्रोट। ये कब हो रहा है? जब हमारा ब्रोंकाई यानी जो लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाई है, एक जैसे ब्रांचेस होते हैं ना ट्री के, वैसे ही ब्रोंकाई हमारे लंग्स के अंदर, वो क्या हो गया? वो स्लो डाउन हो गया, यानी वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है जब हम लोग सांस ले रहे हैं या सांस छोड़ रहे हैं, तो रेस्पिरेशन हमारा स्लो हो गया। अगर बात करें बलगम की, तो एकदम साफ सफेद झागदार बलगम निकल रहा है। जो मरीज है वो क्या बोलेगा कि मुझे गरम गरम जैसे सूप है या चाय है, उसको गरम गरम चीज पीने का मन कर रहा है। प्यास बोलेगा बिल्कुल नहीं लग रही है। और अगर जीभ देखेंगे तो एक जीभ पर क्या दिखेगी? एक सफेद परत दिखेगी, सफेद एकदम परत दिखेगी। और अगर नब्ज देखेंगे तो वही सतही और टेंस पल्स मिलेगा। तो अगर रेटलिंग क्या बोल रहे हैं, गले में घरघराहट हो रही, तो ये क्या कारण बताया है कि ब्रोंकाई में रेस्पिरेशन स्लो हो गया है। तो अब ये रेस्पिरेशन स्लो हो गया तो हमें यहाँ पे उस ब्रोंकाई को ऊर्जा देना है। तो हम लोग UB13, 38, LU7, CV12, CV17 को टोन करेंगे। जैसे ही हमने LU7, UB13 और UB38 को टोन किया, क्या करेगा? ये लंग्स क्वी को बढ़ावा देगा यानी एनर्जी देगा। CV12 क्या करेगा? हमारे स्टमक क्यू को एनर्जी देगा। CV17 क्या करेगा? ये इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। कोई भी कॉन्ट्रावेक्शन है, कॉन्ट्रावेक्शन यानी जो उसका मार्ग है उसको मार्ग उल्लंघन बोलते हैं हिंदी में, कॉन्ट्रावेक्शंस को। तो वो जो मार्ग उल्लंघन हो रहा है तो उसको CV17 ठीक करेगा। जैसे ही हमने सारे पॉइंट को टोन कर दिया तो जो रैटलिंग नॉइज हो रहा है थ्रोट के अंदर या गले के अंदर या ब्रोंकाई के कारण हो रहा है, उसमें आराम मिलेगा। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि कभी कभी शरीर के अंदर भी गर्मी बढ़ जाती है।
कभी कभी शरीर के अंदर भी, जैसे हम लोग ने बहुत ज़्यादा तला भुना चीज़ खा लिया, या जो नॉनवेज है नॉनवेज खा रहा है, तो उसके कारण भी क्या हो गया, शरीर के अंदर गर्मी बढ़ गई है। तो ये क्या करेगा, ये रेटलिंग नॉइज कहाँ करेगा, लंग्स में, और क्या होगा, हेक्टिक रेस्पिरेशन और सीजर ऑफ कफ, यानी जैसे बोलते हैं ना एपिलेप्सी के झटके आते हैं, वैसे ही खांसी के झटके आएंगे हॉटनेस के कारण। और इसमें भी थायरैक्स जो अपना थोरैक्स है वो डायलेट हो जाएगा, खांसी के दौरे पड़ेंगे, सूजन या ब्लोटिंग पेट में दिखेगा, और बलगम निकलेगा तो पीला एकदम चिपचिपा, और छाती में क्या भारीपन लगेगा। इवन आपका जो बॉडी के जो सेंटर में है उसमें भी अजीब सा भारीपन लगेगा, और लगातार पसीना आएगा, लगातार पसीना आएगा। और अगर जीभ निकाल देखेंगे तो जीभ एकदम रेड यानी लाल, लाल का मतलब है कि हॉटनेस शरीर में बढ़ गया है। तो यहाँ पे हम सारे पॉइंट को सीडेट करेंगे, LU7, 11, UB13, ST40, CV22, हम सारे पॉइंट को सीडेट करेंगे। जैसे ही हमने सारे पॉइंट को सीडेट कर दिया, वैसे ही क्या होगा, ये रेफ्रिजरेशन का काम करेगा, यानी जो हमारे शरीर में गर्मी बढ़ गई है वहाँ पे ये ठंडक लाएगा। CV22 क्या करेगा, ये हमारे लंग्स और स्प्लीन क्वी को ठीक करेगा, और जो गर्मी बढ़ रही है उसको बलगम में बदल के बाहर शरीर से निकालेगा। और ST40 क्या करेगा, ये हमारे स्टमक क्वी को ठीक करेगा। ठीक है, तो अगर हॉटनेस बॉडी में आ गया है तो हम ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। अब अस्थमा ड्यू टू फ्लैम हीट, यानी अस्थमा है उस वहाँ पे बलगम भी है और गर्मी भी है, तो सिर्फ 3 पॉइंट ST40, गवर्निंग वेसल 14 और LU6 हमको सारे पॉइंट सीडेट कर देने हैं। इसके अलावा भी अगर कोई अस्थमा है, अगर विंड कोल्ड के कारण अस्थमा हो रहा है तो सिर्फ TW5 और LI4 को हम सीडेट करेंगे। अगर अस्थमा ह्यूमिडिटी के कारण हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा बलगम बन रहा है, तो हम लोग लेंगे UB21 और CV9, यहाँ पे हम लोग इसको सीडेट करेंगे। जैसे ही इस पॉइंट को हमने सीडेट किया, वैसे ही जो बलगम है वो बनना बंद हो जाएगा, और फ्लूइड है जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स है वो रेगुलेट हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी को क्रॉनिक अस्थमा, यानी गर्मी हो, बरसात हो, ठंडी हो, उसको हमेशा अस्थमा के दौरे पड़ते हैं, तो आपको CV4, GV14 और UB38, क्योंकि ये क्या बता रहा है, अगर एक्यूट कोई चीज आई है हमारे शरीर में तो इसका मतलब वो एक्सेस बता रहा है। तो एक्सेस जहाँ पे दिखता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सारे पॉइंट को सीडेट कर देते हैं। लेकिन अगर क्रॉनिक चीज कहीं दिख रही है, यानी बहुत सालों से ये चीज हो रहा है, तो इसका मतलब है वहां पे डेफिशिएंसी है। तो हम यहाँ पे अगर सीवियर अस्थमा की बात करें तो ये क्या दिखा रहा है कि ये क्रॉनिक अस्थमा है, तो हमें यहाँ पे CV4, गवर्निंग वेसल 14 और UB38 इसको क्या करना है, टोन करना है। जैसे ही हमने इन तीनों पॉइंट को टोन किया तो क्या होगा, हमारा सेंटर यानी जहाँ पे हमारे लंग्स रखे हुए हैं वहां पे ये मजबूत होगा, और जो कहीं से भी अगर ठंडक लग रही है तो वो ठंडक को भी ये नियंत्रित करेगा। CV4, गवर्निंग वेसल 14 और UB38। ठीक है, नाउ सीवियर अस्थमा, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है वैसे ही आपने कभी अस्थमा के पेशेंट को देखा है, किसी ने देखा है कि देखो खांसी करने लगते हैं, अपनी छूटने लगता है एकदम, सांस लेने में भी उनको दिक्कत लगती है जी, शादी को ना? 3 देख सकते हैं। हाँ, तो सीवियर अस्थमा में आपको LU2, CV22 एंड UB13 ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है। डिनक्वेन ये 1 कुन बायलैटरल है टू GV14, यानी GV14 के बगल में है, और UB13, और इस पे अगर कपिंग करते हैं, कपिंग थेरेपी भी है, अगर उसको कपिंग भी करते हो तो इसमें तीव्र अस्थमा धीरे धीरे शांत पड़ जाता है। तो लंग्स में अगर डेफिशिएंसी है
तो अस्थमा इसका कारण है। मतलब अगर लंग्स हमारा ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो ये क्या करेगा, हमारी ब्रीदिंग को वीक करेगा, और जो हम सांस ले रहे हैं उसको शॉर्ट, मतलब हम सांस उतने अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं। और क्या क्या दिखेगा हमारे उस पे, कॉम्प्लेक्शन हमारा एकदम आभाहीन हो जाएगा, लगातार हमको पसीना आएगा, सर्दी अच्छी नहीं लगेगी, सांस फूलेगा, आवाज में भी कमजोरी लगेगी, और हमेशा अमूमन नाक बंद रहेगा, छींके भी आएगी, थकान भी लगेगा। और अगर जीभ निकाल के बोलेंगे जीभ दिखाइए तो एकदम लाइट रेड जीभ रहेगी, और अगर पल्स देखेंगे तो धागे के समान तेज व बलहीन नब्ज मिलेगा। तो अगर ये चीज हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाना है, LU7, LU9, UB13, GV12, CV6 एंड ST36, सारे पॉइंट को टोन कर देना है। ठीक है। अगर स्प्लीन की डेफिशिएंसी टाइप ऑफ अस्थमा होगा तो उसमें क्या होगा, लगातार खांसी आएगी, लगातार खांसी आएगी, और खांसी के साथ बलगम बनेगा। जैसे मैंने पिछले क्लास में भी कहा था कि स्प्लीन जिम्मेदार है शरीर के अंदर बलगम बनाने के लिए। तो अगर हमारा स्प्लीन अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो जो भी हम खाना खा रहे हैं वो बलगम के रूप में तब्दील हो जाएगा, मतलब वो क्या करेगा, बलगम बनाता रहेगा। तो क्या एक्सेस अगर बलगम बनेगा तो हम लोग को कमजोरी जैसी लगेगी। तो ये कब दिखता है, ये ज्यादा करके जो पुराना जिसे अस्थमा हो गया है तो उसको लगातार खांसी भी आती है, और अगर बलगम की बात करें तो वो काफी उनके, अक्सर वो लोग बलगम को थूकते रहते हैं। तो इसका कारण कौन है, स्प्लीन है। तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी के कारण, बलगम के कारण ये आपका पुराना अस्थमा, इसमें स्प्लीन डेफिशिएंट है, इसलिए ये ठीक नहीं हो पा रहा है। अच्छा, अगर दूसरा सिम्टम्स देखें तो भूख नहीं लगेगी, चेहरा देखेंगे तो एकदम कांतिहीन चेहरा दिखेगा, भोजन के बाद पेट फूल जाएगा, बहुत ज़्यादा बलगम बनेगा, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगेगा, कभी कभी क्या होगा, पतले दस्त भी लगने लगेंगे। और अगर जीभ निकाल के बोलेंगे जीभ दिखाइए तो मोटी एकदम सूजी हुई जीभ दिखेगी, और साइड में जीभ के दांत के भी मार्क्स दिखेंगे, दांत के मार्क्स दिखते हैं। अगर आपने कभी स्प्लीन डेफिशिएंट के पेशेंट को देखा होगा, मैंने तो देखा है ना, जीभ एकदम मोटी दिखेगी और साइड में दांत के मार्क्स दिखेंगे, टीथ मार्क्स दिखेंगे। अगर पल्स देखेंगे तो बहुत कमजोर पल्स मिलेगा, और वही मिचली आना, बहुत थकान लगना। तो अगर इसका मेन कारण कौन है, जो बलगम ज्यादा बन कर रहा है, क्योंकि स्प्लीन वहां पे डेफिशिएंट हो गया है। तो हमें स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट देने हैं, SP3, SP6, CV12, ST36, UB20 और 21 को टोन करना है। और जो मरीज आपके पास आता है, बोल रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा बलगम आ रहा है, कंटिन्यूअस खांसी कर रहा है, तो उसको बोलना है कि आपको दही और ठंडी चीज़ें अभी फ़िलहाल नहीं खाना है। ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लगातार दही भी खा रहा है, ठंडी चीज़ें भी खा रहा है, आप पॉइंट भी लगा रहे हैं, उसके बाद भी उसको आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको स्पेशली बताना पड़ेगा कि आपको दही और कोई भी ठंडी चीज़ें हैं, जैसे वो जाके बाहर आइसक्रीम भी खा ले रहा है, फालूदा भी खा ले रहा है, तो ठीक नहीं होगा। तो ये आपको बताना भी पड़ेगा कि आपको दही और कोई ठंडी पदार्थ वो नहीं खाना है। तो ये आपका स्प्लीन की डेफिशिएंसी टाइप ऑफ अस्थमा है। अब किडनी की डेफिशिएंसी टाइप ऑफ अस्थमा में क्या होगा, ये क्या करेगा, इसमें क्या होगा कि सांस लेने में तो परेशानी हो रही है, इसका कारण है किडनी यहाँ पे जिम्मेदार है। अगर सांस लेने में परेशानी हो रही है तो किडनी जिम्मेदार है। अब इसमें क्या क्या लक्षण दिखेंगे, डार्क कॉम्प्लेक्शन, यानी चेहरा एकदम धूमिल हो गया, गहरा मतलब डार्क हो गया, और जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, धड़कन बढ़ी हुई है, चक्कर आ रहा है, और कान में घंटी जैसी आवाजें आ रही, मतलब टिनिटस हो गया है, और कमर में जैसे लग रहा घाव हो गया, पैर ठंडे, जीभ देखेंगे एकदम पीली जीभ, अगर नब्ज देखेंगे एकदम गहरी महीन गतिहीन नब्ज होगा,
और कैसे लगेगा? जैसे लग रहा है कि सुई गड़ने का भास होगा, जैसे लग रहा है कि पूरे शरीर में कोई सुई चुभा रहा है और बार बार वो पेशाब जाएगा और सांस लेने में परेशानी होगी। तो सांस लेने का काम कौन करता है? किडनी, है ना। तो ऐसे में क्या होगा? चलने में सांस फूलेगा, सीढ़ी चढ़ने में सांस फूलेगा। तो ये बता रहे हैं, अगर अच्छा एक बात और नोट कर लीजिए, अगर किसी को चलने में सांस फूल रहा है और सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका कारण हृदय है, यानी हार्ट है। अगर सांस लेने में खाली प्रॉब्लम हो रही है तो किडनी क्यू डेफिशिएंसी के है। तो इसमें आपको K3, CV4, GV4, UB23, 47 और जिंगजोंग, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये लगाना है, उससे काफी राहत मिलता है। ठीक है। अब हार्ट की डेफिशिएंसी टाइप ऑफ अस्थमा में क्या होगा? वही सीढ़ी चढ़ने में सांस फूल रहा है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, दिमाग कमजोर हो गया है। अगर नेल्स देखेंगे तो क्या होगा? एकदम ब्लू नेल्स। ब्लू नेल्स का मतलब कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में शरीर को नहीं मिल रहा, इवन होंठ भी नीले नीले दिखेंगे, हाथ पैर ठंडे होंगे। अगर जीभ देखेंगे तो बैगनी स्पॉट होगा, धब्बे होंगे जीभ पर, और जीभ की नोक पर एक क्या होगा? नोक जैसा क्रैक दिखेगा। और अगर नब्ज देखेंगे तो एकदम धीमी रुक रुक के नब्ज मिलेगी और कमजोरी बहुत लगेगा। हार्ट की डेफिशिएंसी टाइप ऑफ अस्थमा में कमजोरी बहुत लगेगी। तो आपको P6, CV6, CV17, UB15 और H5 सारे पॉइंट को टोन कर देना है। ठीक है। तो हम लोग ने समझा स्प्लीन की डेफिशिएंसी टाइप ऑफ अस्थमा, किडनी की टाइप ऑफ अस्थमा, हार्ट की टाइप ऑफ अस्थमा और लंग्स की डेफिशिएंसी टाइप ऑफ अस्थमा। मतलब सारे लक्षण सबके अलग अलग हैं। अब एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। एक्यूट मतलब जैसे ही मौसम चेंज, देखिए जो भी अस्थमा के पेशेंट हैं उनको ज्यादा करके जो मौसम चेंज होता है तभी उनको अस्थमा के अटैक आते हैं। जो अस्थमेटिक है, हम लोग आप लोग नॉर्मल है तो हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो अस्थमा के पेशेंट उनको जैसे ही मौसम चेंज होगा वैसे ही उनको अटैक आएगा। तो अगर एक्यूट अटैक आ गया अस्थमा का तो ये सारे पॉइंट क्या करना है? खाली CV22 को सीडेट करना है, बाकी CV17, LU6, SI6 और K7 को टोन करना। एक्यूट अटैक है ना, तुरंत अस्थमा का अटैक आ गया है। अब लगातार अस्थमा का दौरा पड़ रहा है, लगातार बना रह रहा है दौरा, तब CV17 और LU6 को लेना है और ट्रीटमेंट देना है 2 अटैक के बीच में अस्थमा के। तो GV20, CV17, एक्स्ट्रा पॉइंट 17 और LU7 देना है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। और यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोटोकॉल दिए हुए हैं, जैसे कि आपके कंधे में दर्द हो रहा है तो UB13 लेना है, चेस्ट में पेन हो रहा है, खांसी भी आ रही है तो LU1 लेना है, बहुत ज़्यादा स्पूटम यानी कफ बन रहा है तो ST40 को लेना है, बैक पेन हो रहा है तो UB23 लेना है, पेल्पिटेशन और डेस्मोनिया यानी सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो P6 और H7 लेना है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन यानी भूख भी नहीं लग रही और पेट में भारीपन भी लग रहा है तो ये सारे पॉइंट लेने हैं। तो यहाँ पे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दिया हुआ, तो पहले हम लोग ग्रुप 1 लेंगे, उसके बाद अगर आराम नहीं मिलेगा तब हम लोग ग्रुप 2 लेंगे। एलर्जी लग रहा है तो SP10 लेंगे। रिनाइटिस यानी आपने देखा होगा नाक एकदम लाल हो जाती, छींके बहुत आता है, इसमें यहाँ पे LI20 और इन तांग आपके दोनों भाव के बीच में है, इन तांग और LI20 आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे आप दबाव भी दे सकते हैं। और ब्लॉक्ड नोज है तो भी आप LI20 पे या LI19 पे दबाव दे सकते हैं। तो ये क्या बता रहा है कि डिसहार्मनी है किसमें? लंग्स में, किडनी में। जब डिसहार्मनी हो जाती है यानी इन दोनों में तारतम्य नहीं बैठ रहा है तो ये क्या करता है? अस्थमा को जन्म देता है, जिसमें क्या हो रहा है? सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अगर लंग्स और किडनी में तारतम्य नहीं बैठ रहा है तो ये क्या कर रहा है? अस्थमा को जन्म देता है, जिसमें क्या होता है? सांस लेने में दिक्कत होती है।
तो डिफिकल्टी इन इनहेलेशन, अस्थमा, खांसी, मेहनत कर रहे हैं तो छोटी छोटी सांस चल रही है, हाथ पैर ठंडे हैं, चेहरे पे सूजन दिखेगा, पीठ कमर में दर्द लगेगा, अगर जीभ देखेंगे एकदम पीली जीभ, और पल्स कैसी होगी, गहरी पल्स यानी डीप पल्स मिलेगी। तो आपने ये तो पहले भी जाना होगा कि किडनी क्या करती है, सांस लेने में नियंत्रण करती है, और फेफड़ा क्या करता है, सांस छोड़ने की प्रक्रिया में नियंत्रण रखता है। जब दोनों मिलकर जब मतलब काम करते हैं तो सांस का एक चक्र पूरा होता है। लेकिन अगर यही किडनी और लंग्स, इनका आपसी तालमेल ही नहीं है तो क्या होगा, या तो किडनी यांग डेफिशिएंसी हो जाएगी या किडनी क्यू की डेफिशिएंसी हो जाएगी। लंग्स जो है ऊपर से नीचे की ओर भेजते हैं और किडनी क्या नीचे से ऊपर उसको रोक रही है। लेकिन अगर इसी में प्रॉब्लम हो गया तो सांस लेने की प्रक्रिया में बाधा आ जाती है। तो यहाँ पे दिया है कि लंग्स क्या करता है, कंट्रोल करता है एक्सलेशन यानी सांस छोड़ने की प्रक्रिया में, किडनी क्या करता है, इनहेलेशन कंट्रोल करता है, लंग्स क्या कंट्रोल करता है, जो भी हमारी ओडेमा यानी अगर हमारे ऊपरी भाग में सूजन आ रहा है, शरीर के अगर ऊपरी भाग में सूजन आ रहा है तो हम लंग्स का ट्रीटमेंट करेंगे, और किडनी क्या करता है, हमारे नीचे भाग को, लोअर हाफ ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अगर नीचे वाले भाग में यानी एब्डोमेन से नीचे तक अगर सूजन आ रहा है तो इसका कारण किडनी है। तो अस्थमा में क्या होता है, फेस का मतलब फेस एकदम सूज जाता है, यानी ओडेमा मतलब सूजन आ जाती है, तो इसमें लंग्स इन्वॉल्व है। लेकिन अगर पैरों में सूजन आ रहा है तो इसका मतलब किडनी भी इन्वॉल्व है। तो अगर पूरे शरीर में हमारे सूजन आ गया है हम लोग के, या आपके पास मरीज आ रहा है कह रहा है कि बहुत सूजन आ रहा है पूरे बॉडी में, तो इसका मतलब लंग्स और किडनी दोनों इन्वॉल्व है। तो ये सारे पॉइंट क्या करेंगे हम, टोन टोन करेंगे कि सीडेट करेंगे, टोन हम्म टोन टोन करेंगे। वेरी गुड। K3, K6, K7, K25, LU7, ST36, CV6, CV17, GV4, GV12 एंड UB23 सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। अब ओल्ड एज पर्सन को अस्थमा हो गया तो उसको क्या होगा, खांसी के साथ साथ पानी जैसा बलगम भी अधिक मात्रा में निकलेगा, तो इसका कारण वही लंग्स डेफिशिएंसी या स्प्लीन दोनों हो सकता है, लंग्स डेफिशिएंसी भी हो सकता है और स्प्लीन की डेफिशिएंसी भी हो सकता है। तो इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे, वही क्रॉनिक कफ होगा और एक्सेस क्वांटिटी में आपका झागदार बलगम निकलेगा, छाती में घरघराहट लगेगी, ठंडक लगेगा, अगर जीभ देखेंगे तो पीली यानी मतलब एक पीला आभा लिए जीभ दिखेगी, और अगर नब्ज देखेंगे एकदम कमज़ोर महीन नब्ज मिलेगा। तो इसमें भी अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं मरीज को तो उसे पहले बोलना है दही छोड़िए, चिकनाई युक्त खाना छोड़िए, ठंडी तासीर का भोजन मतलब कम तो करना ही है, लेकिन अगर 1 हफ्ता 10 दिन नहीं आदमी खाएगा खाना ठंडा तासीर का तो जल्दी मरीज ठीक होगा। और यहाँ पे भी अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट आपके टोन होंगे, कुछ पॉइंट आपके सीडेट होंगे। कौन से पॉइंट टोन होंगे, कौन से सीडेट होंगे, बताइए कोई हमको। ST40 CV9 हाँ, ST40 सीडेट होगा, CV9 सीडेट होगा, ठीक है, ये 2 पॉइंट सीडेट होंगे और बाकी सारे पॉइंट टोन होंगे, ठीक। अब अस्थमा विद बार्किंग कफ यानी अगर आम भाषा में बोले तो कुक्कुर खांसी बोलते हैं, और इसमें क्या होता है एकदम जो आदमी स्पूटम या बलगम भी निकाल मतलब मुंह से निकाल थूक रहा है वो एकदम येलो या ग्रीन कलर का होगा, और उसमें हल्का सा स्मेल भी होगा, और ये क्या बता रहा है कि हीट इन लंग्स हो गया है। और ये ज्यादा करके किसको होता है, जो स्मोकिंग करता है या बहुत जो गर्म गर्म खाना खाता है एकदम जलता हुआ। तो इसका सिम्टम्स क्या दिख रहा है, अस्थमा, वही दुर्गंधित पीला या हरा बलगम, कुकुर खांसी, छाती में भारीपन,
अगर जीभ देखेंगे तो एकदम लाल जीभ होगी, मोटी पीली परत दिखेगी, और पल्स अगर उसका नापेंगे तो एकदम रैपिड यानी तीव्र पल्स दिखेगा। तो इसका मतलब कि लंग्स क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया ह्यूमिड हीट से। तो खेमका जी बोलते थे कहीं भी अगर ह्यूमिड हीट लिखा है या ह्यूमिडिटी लिखा है, इसका मतलब ये इन्फेक्शन है। तो इसका दो कारण बताया, पहला है इंटरनल हीट के कारण, या फिर ज़्यादा जो बलगम है वो लंग्स में रह गया है। क्यों रह गया है? क्योंकि अत्यधिक चिकनायुक्त खाने के कारण या गर्म तासीर का भोजन करने के कारण, जैसे मसालेदार भोजन, तला हुआ मांस, शराब, गरम मसाला, मिर्च आदि गर्म तासीर के भोजन जो कर रहे हैं, उनका क्या हो गया, लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट हो गया ह्यूमिड हीट से। या जो स्मोकिंग कर रहा है उसको भी ये रोग हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो बाहरी विंड हीट के आक्रमण से कभी कभी यह रोग हो जाता है। अगर बाहरी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो भी ये होता है, लेकिन ज़्यादा करके किसको होता है, जो गर्म या मसालेदार खाना खा रहा है, या मांस मच्छी खा रहा है, या फिर शराब पी रहा है, या स्मोकिंग कर रहा है, उसको ज़्यादा करके ये ह्यूमिड हीट की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे सारे पॉइंट को क्या करेंगे, टोन करेंगे कि सीडेट करेंगे? सीडेट करेंगे, ठीक है। सारे पॉइंट को सीडेट करेंगे, क्योंकि जैसे ही हमने सीडेट किया, फेफड़े से जो आर्द्रता बढ़ी हुई है वो निकल जाएगी धीरे धीरे। अब अस्थमा विद क्रॉनिक कफ और एक्सेस वाइट स्पूटम, और जैसे ही वो पीठ के बल लेट रहा है तो उसको असुविधा हो रही है। क्यों? क्योंकि इसमें अब क्या आ गया, ह्यूमिड फ्लेम आ गया, यानी पहले ह्यूमिड हीट था, अब ह्यूमिड बलगम आ गया है फेफड़े में। तो ये ज़्यादा किस में दिखता है, क्रॉनिक अस्थमा जिसको है, या जिसको बहुत महीनों से खांसी आ रही है, या जिसे बहुत ज़्यादा बलगम बन रहा है, छाती में भारीपन होगा, वो पीठ के बल नहीं लेट पाएगा, उसको परेशानी होगी, और वो क्या करेगा, 2 दिन तकिया लगा लेगा, सिर अपना ऊंचा करके सोएगा, या रात भर बैठा रहेगा। और अगर उसका जीभ देखेंगे निकाल के तो कैसे होगा, एकदम सफ़ेद चिपचिपी परत दिखेगी जीभ पर। और अगर पल्स देखेंगे तो एकदम फ्लोटिंग यानी एकदम कमज़ोर तैरती पल्स दिखेगी। तो इसका 2 कारण बताया। पहला कारण क्या है, एक्सेस इंटरनल कोल्ड, यानी बहुत ज़्यादा अंदरूनी ठंडक आ गई है, या फिर लंग्स में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बलगम जमा हो गया है। तो आपको पता होना चाहिए बलगम कौन बनाता है, स्प्लीन बनाता है। और क्या है, उसको स्टोर कौन कर रहा है, लंग्स कर रहा है। तो अगर स्प्लीन की डेफिशिएंसी है या स्प्लीन या डेफिशिएंसी है तो ज़्यादा बलगम बनने लगेगा। तो इससे क्या होगा, आपके जीभ अगर देखेंगे निकलवा के मरीज का तो एकदम मोटी परत दिखेगी एकदम। तो लंग्स की डेफिशिएंसी के कारण बलगम क्या है, फेफड़े में रुका हुआ है। तो इससे क्या होगा, छाती भारी लगेगी, रोगी को पीठ के बल एकदम नहीं लेट पाएगा, और अपना सिर ऊंचा करके सुबह 2-3 तकिया लगा लेगा, बोलेगा कि भैया हमको तो नींद नहीं आ रही है, या तो वो रात भर बैठा रहेगा, उसको नींद बिल्कुल नहीं आएगी। ये ज़्यादा प्रॉब्लम किस में होती, बच्चों जो कि जिसको वूफिंग कफ होता है उसको ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है, या जो बहुत चिकनाई युक्त खाना खा रहा है या ठंडे तासीर का भोजन ले रहा है। तो ये सारे पॉइंट को क्या करेंगे, टोन करेंगे कि सीडेट करेंगे? इसमें भी आपको 4 पॉइंट को सीडेट करना है। एक तो ST40, उसके बाद CV9, B20 CV9 भी सीडेट करना है। दोनों। आई थिंक CV20 भी सीडेट करना है, ठीक है। CV20 की मैम 22 नहीं सॉरी, CV22 जी मैम। CV22 को सीडेट करना है, अब बाकी सारे पॉइंट को टोन करना है, ठीक है। अब अगर सडन एक्यूट अस्थमा हो गया तो क्या होगा? मैम हाँ। मैम जैसे अस्थमा नहीं है और एकदम बलगम बन रहा है, तो फिर अकेले स्प्लीन को वायरमेंट के पॉइंट दे सकते क्या, तीनों 0, 1, 2 टोन? हाँ बिल्कुल दे सकती हूँ, बिल्कुल दे सकते हैं। ओके मैम।
अगर सडन एक्यूट अस्थमा हो गया है तो क्या होगा, फेशियल यानी चेहरे पे सूजन आ जाएगी। तो ये कारण है एक्सटर्नल विंड कोल्ड का या डैम्पनेस इन द लंग्स। तो इसमें सिम्टम्स क्या दिखेगा, वही एक्यूट अस्थमा, खांसी, पंखा बोलेगा बंद करो भाई बहुत ठंडा लग रहा है, फेस पे और आईज पे स्वेलिंग आ जाएगा, इवन पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगा, स्कैंटी यूरिनेशन होगा, अगर जीभ देखेंगे तो चिकनी परत दिखेगी, और पल्स अगर होगी तो फ्लोटिंग पल्स होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि जब हमारा डिफेंस सिस्टम, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है यानी इम्यून सिस्टम है, जब उस पे एक्सटर्नल कोल्ड या डैम्प इसका अगर आक्रमण हो जाता है तो क्या करेगा, ये फेफड़े या हमारे रोमकूप हैं, जो हमारे फेफड़े हैं ना, रोमकूप का नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, रोम छिद्र बंद हो जाता है, जिससे पसीना निकलना बंद हो जा रहा है। तो फेफड़े में जो फ्लूइड्स हैं वो शरीर के नीचे प्रवाहित करने में क्षमता घट जाती है, उसके कारण सूजन आ जा रहा है। कहाँ कहाँ, फेस पे, आंखों पे, इवन पूरे होल बॉडी पे भी सूजन आ जाता है, और रोगी की पेशाब की मात्रा भी घट जाती है। तो अगर हमें शरीर से सूजन निकालना है तो ये सारे पॉइंट को हमें सिडेट करना है, LU7, LI4, LI6, LI7, UB12 एंड UB13। तो क्या करेगा, LU7, LI4 आपने जैसे ही सिडेट किया, रोमकूप खुल गए, और जैसे ही आपने LI6, 7 और CB9 को सिडेट किया तो जो जितने भी द्रव हैं वो बड़ी आंत की तरफ जा रहे हैं। UB12 और 13 लिया तो शरीर से जो विंड कोल्ड है वो निकलना शुरू हो गए। तो उससे क्या होगा कि जो हमारे शरीर में जो सूजन आ रहा है, जो हमारे चेहरे पे सूजन है, हमारी आंखों में जो सूजन आ रहा है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। अच्छा, अब इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे? पहला सिम्टम, सीढ़ी चढ़ने पर सांस फूल रही है, धड़कन बढ़ रही, हाथ पैर ठंडे हैं, थकान लग रही है, कमजोरी लग रही है, ठंड भी लग रही है, पसीना भी आ रहा है, चेहरा जो एकदम पीला पड़ रहा है, अगर नब्ज देखेंगे तो नब्ज एकदम कमजोर मिलेगी, और अगर जीभ को देखेंगे तो एकदम पीली सूजी हुई जीभ दिखेगी। तो पहला कारण इसका है हार्ट की डेफिशिएंसी, यानी हार्ट के एनर्जी में प्रॉब्लम हो रही है। इसके बाद क्या होगा, हार्ट की डेफिशिएंसी जब पार कर जाएगा तो हार्ड यांग डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, रोगी को ना सीढ़ी चढ़ने में या चलने पर सांस फूलने लगेगा, हाथ पैर भी उसके ठंडे हो जाएंगे। तो अगर हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं तो इसका मतलब दैट इज हार्ट यांग डेफिशिएंसी। तो कभी भी अगर हार्ट यांग डेफिशिएंसी हो रहा है तो ये सारे पॉइंट को टोन करना है, P6, CV6, CV17, H5, UB15, गवर्निंग वेसल 14, H7 एंड H9 यहाँ पे टोन करना है। तो जैसे आपने सारे पॉइंट्स को टोन किया वैसे ही ताकत लगेगी, जो कमजोरी लग रहा है, जो सांस फूल रहा है, उसमें आराम मिलेगा। अब अस्थमा के साथ साथ खांसी भी आ रही है और बलगम में खून भी निकल रहा है, तो इसका मतलब लीवर ने क्या किया, लंग्स पर अटैक कर दिया। जैसे मैंने पहले आप लोग को पढ़ाया था कि लीवर इज नेवर डेफिशिएंट, कभी लीवर डेफिशिएंट नहीं होता है, हमेशा एक्सेस होता है। तो लीवर फायर ने क्या किया, फेफड़े पर आक्रमण कर दिया। तो सिम्टम्स क्या दिखेंगे, वही अस्थमा, छाती कोख में भारीपन, खांसी आना, बलगम के साथ रक्त भी, सिर दर्द आना, चक्कर होना, पेशाब घट जाएगा, कब्ज लगेगा, और अगर जीभ देखेंगे तो रेड, जो आपके जीभ के साइड्स हैं वो लाल एकदम दिखेंगे। तो इसका कारण है कि जो लंग्स की एनर्जी है वो क्या हो गई, स्टेगनेंट हो गई, यानी रुक गई, और उसने क्या किया, अग्नि वहां पे बढ़ गई तो उसने क्या किया, फेफड़े पर आक्रमण कर दिया। तो इसमें भी हॉट और ग्रीसी फूड जो ज्यादा लगातार खा रहा है तो वहां पे लीवर की स्टेग्नेशन दिखेगा ही दिखेगा। तो ये सारे पॉइंट को सिडेट करना है, लीवर 2, 14, LU7, P6, LI11, CV17 और CV22, सारे पॉइंट को सिडेट करना है आपको। इसमें कुछ पूछना है आप लोग को?
मैम इसमें CV22 सेडेट नहीं करेंगे? करेंगे अच्छा ना, अच्छा ऑल सेडेशन है ना? डेट करेंगे। ठीक है। अब चैप्टर नंबर 18। 18 हाँ 18। मैम लीवर को हमेशा टोन करते हैं, ऐसा भी कोई थंब रूल है क्या मैम? हाँ, लीवर क्या? लीवर हमेशा टोन करते हैं मैम। कौन सा लीवर टोन करते हैं? लीवर इज नेवर डेफिशिएंट। लीवर कभी भी कम नहीं होता है, तो कभी भी लीवर को जल्दी टोन नहीं करना चाहिए। नहीं मैम, मैं कम होने से मतलब नहीं समझ पा रही हूँ, कम नहीं होता मीन्स? लीवर की जो एनर्जी होती है वो कभी कम नहीं होती है, वो हमेशा एक्सेस में रहता है लीवर अपना। सबका लीवर एक्सेस में ही रहता है वो। तो मैम उसकी एनर्जी सारे ऑर्गन्स को जाती है, इसलिए उसको तो एक्सेस रहना ही चाहिए ना। नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सेस रहता है लीवर, बहुत ज्यादा। लीवर की तुलना महादेव से की गई है। महादेव जो हमारे शिव भगवान हैं, लीवर की तुलना शिव भगवान से की गई है। जैसे शिव भगवान विष पीते हैं, जो भी कुछ है पूरे वर्ल्ड का, वैसे ही लीवर जो भी हम खाना खा रहे हैं या जो भी हम दवाई खा रहे हैं, कुछ भी हम खा रहे हैं, सारा लीवर ही उसको झेलता है। और झेलते झेलते क्या बन जाता है? लीवर खराब भी हो जाता है। और एक बार अगर लीवर खराब हो जाता है तो फिर वही लीवर ट्रांसप्लांट करिए, और जल्दी लीवर ट्रांसप्लांट होता नहीं है। ठीक है, तो लीवर समझ लीजिए हमारे शरीर का महादेव है, यानी सारा विष जो भी हम खा पी रहे हैं, तला भुना, जो मांस खा रहा है, जो शराब पी रहा है, तो वो सारा लीवर ही बेचारा झेलता है वो। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 18, लॉज ऑफ सोर थ्रोट। आजकल हो रहा है ना, गले में क्या हो रहा है, एकदम खराश हो जा रही है, और कभी कभी क्या होता है कि दर्द भी होने लग रहा है, तो उसको सोर थ्रोट बोला जाता है। तो सोर थ्रोट भी दो तरह का है। पहला है आपका टॉन्सिल, और दूसरा है फेरेंजाइटिस। दो कारण से सोर थ्रोट हो रहा है, यानी गले का प्रदाह हो गया। तो पहला क्या बताया मैंने, टॉन्सिल का प्रदाह है, और दूसरा है गलकोस प्रदाह। अब यहाँ पे सोर थ्रोट भी 4 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है फुल हीट टाइप, यानी पूर्ण गर्मी जनित। दूसरा है एम्प्टी हीट टाइप। तीसरा है क्रॉनिक। और चौथा है ओकेजन। ओकेजन मतलब जो मौसम चेंज हो रहा है, सीजन के कारण या इन्फेक्शन के कारण जो हो रहा है। अब फुल टाइप ऑफ सोर थ्रोट में क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है, जो एक्सटर्नल विंड है, यानी जो बाहरी हवा चल रही है या बाहरी गर्मी है, विंड हीट के कारण हमारा जो स्वर यंत्र है, जो हमारा फेरिंग्स है, वो क्या हो गया, प्रदाह हो गया उसमें। इसमें हुआ क्या कि जो हमारा लंग्स है उसमें हीट, और हमारा जो स्टमक है उसमें हीट ज्यादा बढ़ गया, उसके कारण सोर थ्रोट हो गया। अब क्या दिखेगा सिम्टम्स, एकाएक जो है गला दर्द करने लगेगा, रुकावट लगेगी, गले में दर्द करेगा, कपकपी भी होगा, फीवर भी होगा, सिर दर्द भी होगा, कॉन्स्टिपेशन भी होगा, प्यास भी बहुत लगेगी। और अगर हम जीभ देखेंगे तो जीभ क्या होगी, एकदम लाल जीभ होगी, लेकिन एक पीली परत भी दिखेगी। तो इसका कारण है ये विंड हीट। ठीक है, और अगर पल्स देखेंगे तो सुपरफिशियल, यानी सतही पल्स, मतलब ऊपरी तौर से पल्स दिखेगा। तो इसमें पहला ही ट्रीटमेंट आपको क्या करना है, LU11 और LI4। पहले ही हमें LU11 को और LI4 को तुरंत सिडेट कर देना है। जैसे ही हमने LI11 को सिडेट कर दिया, वैसे क्या हो गया, विंड हीट अपने आप निकल जाएगा।
तो LU11 पे आप स्टार मैग्नेट भी लगा सकते हैं, लेकिन आप Li11 को तुरंत आप सीडेट कर दीजिए, तुरंत। और Li4 को भी तुरंत सीडेट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो गले में जो वात बंद हो गया या दर्द हो रहा है, वो तत्काल उसमें आराम मिल जाएगा। ये आपका प्राइमरी पॉइंट है, तुरंत आपको पहले LU11 और Li4 दे देना है, प्रोटोकॉल है ये। उसके बाद जो सेकेंडरी पॉइंट है, ST44, Li11, CV22, LU5 एंड SI19। जैसे ही आपने ST44 का ट्रीटमेंट किया, तो ये क्या है, स्टमक का वाटर पॉइंट है। तो जैसे ही हमने इस बिंदु को सिडेट किया, तो क्या होगा, वहां से स्टमक से गर्मी घट जाएगी, गले को आराम मिलेगा। आपको पता है कि जो स्टमक मेरिडियन है वो गले, अगर आपने ओरिजिनल स्टमक मेरिडियन क्लासिकल पढ़ा हो तो गले से होकर ही ये स्टमक मेरिडियन जाता है। तो जैसे ही आपने ST44 सिडेट कर दिया, तो आपको बहुत आराम मिलेगा। जो गले में दर्द हो रहा था, जो एक तरह से अनइजीनेस लग रहा था, उसमें आराम मिलेगा। Li11 ये ह्यूमिडिटी पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन का। जैसे हमने इस पे उपचार दिया, तो सोर थ्रोट के कारण जो हम फीवर हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। और CV22 और LU5 हमने दिया, तो जो एक्सेस जो बलगम अंदर जमा है वो बाहर हो जाएगा। और SI17 क्या है, ये हमारे गले का लोकल बिंदु है। तो अगर इस पे हम उपचार देते हैं, तो क्या होगा, हमारे जो गले में एनर्जी है, ब्लड का सर्कुलेशन है, वो ठीक होगा। तो LU5, SI17। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ऊपर तो SI19 लिखा है, लेकिन यहाँ पे SI17 लिखा है। तो हमें लगता है SI17 ही होगा, LI19 नहीं होगा। ये हमको लग रहा है गलती से छप गया है, SI17 ही होगा। ठीक है, ये आपका था फुल टाइप ऑफ सोर थ्रोट। अब है एम्प्टी हीट। एम्प्टी हीट कभी भी क्या होता है, वहां पे गर्मी होती है, लेकिन दिखाई हो रहा है कि गर्मी है, लेकिन वहां गर्मी होती नहीं है। और ये एम्प्टी हीट कभी भी एक्सेस नहीं होता है, डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो डेफिशिएंसी किसकी है, किडनी इन डेफिशिएंसी के कारण एम्प्टी हीट हो रहा है, जिसके कारण सोर थ्रोट हो रहा है। तो इसमें भी गले का प्रदाह है, लेकिन इसमें कोई फीवर नहीं है। और रात में अगर हम सो रहे हैं हम लोग, तो गला एकदम सूखा सूखा लग रहा है। और 5 पाम हीट, यानी हमारे दोनों हाथ के पाम एरिया, दोनों पैर के तलवे और छाती, ये एकदम गर्म महसूस होगा। और जीभ देखेंगे तो एकदम लाल जीभ होगी, कोई उस पर कोटिंग नहीं, एकदम लाल जीभ होगी। और पल्स कैसा होगा, एकदम तीव्र होगा और सूत के समान पल्स होगा। तो अगर हमें फेफड़े से गर्मी निकालनी है, तो K3, K6, LU7, LU10, CV4, SP6, ये सारे पॉइंट को हमें क्या करना है, टोन करना है कि सिडेट करना है? Sedate, सिडेट करना है, टोन टोन करना है। डिफिशिएंसी गर्मी बोले मैम निकाले। नहीं निकालेगी, लेकिन ये हुआ क्यों, ये एम्प्टी हीट है ना, डिफिशिएंसी हीट है, यानी यहाँ गर्मी है नहीं, अच्छा सिर्फ दिखाई पड़ रही है। तो ये क्या है, डेफिशिएंसी है। अच्छा, तो डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी में के तो फिर कारण टोन होगा। तो सारे हाँ, पॉइंट टोन होंगे। तो जी जैसे मैम। ही हमने सारे पॉइंट को टोन किया, तो क्या करेगा, ये वहां पे ऊर्जा प्रदान करेगा। तो उससे क्या होगा, फेफड़े से गर्मी निकलेगी और किडनी इन हमारा टोन होगा। जैसे हमने K3 और K6 को टोन किया, वहां से किडनी इन टोन होगा। और टॉन्सिलाइटिस और फेरेंजाइटिस दोनों इस प्रोटोकॉल से ठीक होंगे। टॉन्सिलाइटिस भी ठीक होगा, फेरेंजाइटिस भी ठीक होगा। तो पहला था एक्सेस टाइप, दूसरा था एम्प्टी हीट, और तीसरा है क्रॉनिक। क्रॉनिक यानी पुराना, ये हर वर्ष लगातार रिपीट हो रहा है। तो इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे, वही गले में डिस्कम्फर्ट होना, गला सूखा लग रहा है, खुजली युक्त है, और एकदम गला जाम है। आवाज एकदम क्या होगी, होर्सनेस ऑफ वॉइस। होर्सनेस ऑफ वॉइस मतलब आवाज एकदम मोटी हो जाएगी, जैसे रानी मुखर्जी की आवाज है। रानी मुखर्जी की आवाज सुनी है कि नहीं किसी ने? फिल्म हीरोइन रानी मुखर्जी, यस यस मैम। मैम, उसकी सुनी है आवाज मैम। कितनी मोटी है एकदम, तो वैसी आवाज हो जाएगी। तो इसका प्राइमरी प्रोटोकॉल जो देना है, प्राइमरी पॉइंट LU5, LU9, LI11 और CV23।
सारे पॉइंट क्या होंगे, टोन होंगे कि सिडेट होंगे? बोलिए। पुराना है, हम्म टोन करना पड़ेगा। हम्म लेकिन पहले 2 दिन हम इस सारे पॉइंट को सिडेट ठीक है, करेंगे पहले, सारे दिन में फिर उसके बाद हम इसको टोन करेंगे। ठीक है, पहले 2 दिन हम सिडेट करेंगे। अटैक में। हाँ, अब फोर्थ वन क्या है? ओकेजनल, मतलब मौसम परिवर्तन के कारण, जैसे आजकल हो रहा है ना, अभी गर्मी से एकदम अचानक ठंड आ गई तो उसके कारण भी बहुतों का गला खराब हो रहा है। तो ये प्रोटोकॉल आप लगा सकते हैं, सारे पॉइंट को आपको सिडेट करना है। LU11, LI4, LI11, CV22, CV23, ST36 और SP6, K6, लिवर 3 एंड SI17, सारे पॉइंट को सिडेट करना है। ठीक है, इसमें कुछ आप लोगों को पूछना है? अब हम लोगों ने पढ़ा था लैरेंजाइटिस, अब पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 20। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टॉन्सिलाइटिस एंड फेरेंजाइटिस। अब लैरेंजाइटिस में क्या हो रहा है, जो हमारा वॉइस बॉक्स है जिसको लैरिंग्स बोलते हैं, इसी में इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा? आवाज मोटी हो जाएगी या आवाज चली जाएगी। नहीं, कभी कभी गला बैठ जाता है, जैसे बहुत लोग गाना वाना जैसे गा लीजिए तो गला बैठ जाता है, उसी तरह लैरेंजाइटिस में ये क्या है? स्वर यंत्र का प्रदाह है। स्वर यंत्र यानी हमारा जो वॉइस बॉक्स है उसका प्रदाह है। तो जो कवरिंग होती है जो वॉइस बॉक्स की, उसमें ही इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है, स्वेलिंग आ जा रही है। तो क्या हो रहा है, कभी कभी आवाज बैठ जाती है ना, तो आदमी ऐसे इशारे से बात करता है, आवाज नहीं है, ऐसे वैसे। तो ये इसका कारण क्या है? लैरेंजाइटिस का कारण क्या है? पहला तो कॉमन कोल्ड, जो जो मौसम चेंज हो रहा है। उसके बाद अगर हमारे आमाशय में बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा है तो उसके कारण भी लैरेंजाइटिस हो सकता है। श्वास नली का प्रदाह है तो उसके कारण भी हो सकता है। इन्फ्लुएंजा ज्वर मतलब फीवर है तो भी, निमोनिया है तो भी, बहुत ज़्यादा हम लोग चिल्ला रहे हैं तो भी ये लैरेंजाइटिस होगा। और बहुत ज़्यादा मतलब बोल रहे हैं, या जैसे बोलते हैं ना गाना, जैसे शादियों में लोग बहुत ज़्यादा गाना गाते हैं तो भी आवाज़ बंद हो जाती है। या तो हम ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे पोल्यूशन है, एयर पॉल्यूटेड है, केमिकल्स हैं, या तो जो व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है यानी स्मोकिंग कर रहा है, या तो जो व्यक्ति शराब पी रहा है। तो ये कारण है आपके लैरेंजाइटिस के। तो पहले क्या लिखा है? प्रिकॉशंस लेना, यानी क्या सावधानियां हम लेंगे? पहले वाणी को विश्राम दें, भाप लें, वार्म लिक्विड पिए, और अगर स्मोकिंग करें स्मोकिंग बंद कर दें, अल्कोहल पी रहे हैं अल्कोहल बंद कर दें। अब ट्रीटमेंट क्या है? अगर वायरल लैरेंजाइटिस यानी जो एयर पोल्यूशन से हुआ है तो ये बता रहे कम से कम 3 सप्ताह में ठीक होता है। तो यहाँ पे पेज नंबर 104 पे आइए, लैरेंजाइटिस ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो अगर लैरेंजाइटिस स्वर यंत्र का प्रदाह है तो ये ग्रुप 1 है, K3, K7, CV18, CV22, CV23, UB10, 11, 12, 13 एंड गॉल ब्लैडर 20। सारे पॉइंट को क्या करेंगे? टोन करेंगे कि सिडेट करेंगे? रेट। सिडेट करेंगे। तो अगर ग्रुप 1 से आराम नहीं मिलता है तो अब हम ग्रुप 2 को लेंगे। ग्रुप 1 पे अगर हम 1-2 दिन ग्रुप 1 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे और उससे आराम नहीं मिलता है तब हम ग्रुप 2 लेंगे। अब है एफोनिया, यानी अचानक ही आवाज चली गई। इसमें क्या होता है कि जो हमारा मस्तिष्क है, ये कोई मस्तिष्क के कारण नहीं है, ये अचानक ही आवाज चली गई। तो ये क्या है? स्वर यंत्र का प्रदाह यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द वॉइस बॉक्स है। तो अगेन डिसीज किसके कारण है? या तो विंड कोल्ड हो गया जो हमारे आउटसाइड जो वातावरण उसके कारण है, या तो हमारा लंग्स जो एनर्जी है वो ठीक से सर्कुलेट अंदर नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे भी
पहले हम प्राइमरी पॉइंट लगाएंगे, सारे पॉइंट को हम सीडेट करेंगे, उसके बाद हम सेकेंडरी पॉइंट लगाएंगे, ये भी हम सारे पॉइंट को सीडेट करेंगे। अब यहाँ पे एक है हिस्टेरिकल इफ्नोनिया, यानी इसमें एकदम एकाएक वाणी लोप हो गया, मतलब इंसान बोल ही नहीं पा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, H4 H5 H6 दोनों हाथों में मालिश कर लीजिए, यही आपका H4 H5 H6 है। या तो यहाँ पे स्टार मैग्नेट लगा लीजिए, या तो आप रेड स्केच पेन से लाल रंग लगा लीजिए, इस पे लाल रंग लगा लीजिए। तो इससे भी अगर वाणी लोप भी होगा धीरे धीरे, हमको लग रहा है मुश्किल से 2 दिन में अगर आपने ये यहाँ पे मालिश किया और रेड कलर के स्केच पेन से यहाँ पे लगाया, तो 2 दिन में ये फर्क आ जाता है कि आवाज थोड़ी थोड़ी जो एकदम बंद हो गई रहती है आवाज, वो निकलने लगती है। डॉक्टर वॉल के जो बिंदु हैं दिए हुए लैरिंग स्वरयंत्र के, अगर उसको भी हम लगाएंगे तो उसमें भी आराम मिलता है, जैसे LY4B, LU8B, CV21, CV23C, SI16, UB10A, ST8C, NST8D और LY3। अगर ये पॉइंट हम तुरंत देंगे डॉक्टर वॉल का, तो उससे भी आराम मिलेगा। अगर रोगी की आवाज बहुत धीमी है, जैसे कोई मरीज आपके पास आ रहा है और आप उसको कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वो एकदम धीरे धीरे जवाब दे रहा है, तो आपको बोलना पड़ रहा है कि जरा थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है। तो आपको तुरंत पता हो जाना चाहिए कि इसका लंग्स डेफिशिएंट है, यानी इसका लंग्स में जो एनर्जी है वो बहुत कम है। तो तुरंत आपको आंख बंद करके लंग्स की डेफिशिएंसी का उपचार कर देना चाहिए। और अगर रोगी चल रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है, चल तो रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब उसका हार्ट में एनर्जी नहीं है, डेफिशिएंट है। तो आपको हार्ट की डेफिशिएंसी के पॉइंट देने, सारे पॉइंट को टोन कर देना है। अगर रोगी का जो गले की जो पेशी है उसका लकवा मार दिया, तो वहां पे भी एकाएक आवाज बंद हो जाती। गले में भी आपके मसल्स है ना, तो उसमें भी अगर लकवा हो गया तो आवाज बंद हो जाएगी। तो क्या लेना है, LI18 और K1 यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट देना है। और अगर तुरंत का है, अर्ली स्टेजेस है पैरालिसिस ऑफ द वोकल कॉर्ड, तो ये सारे पॉइंट्स UB62, LU11, LI4, गवर्निंग वेसल 15, CV17, GV21, GV26, LI17, K3 और CV24। हाँ मैम मैम हाँ, पता कैसे चलेगा कि लकवा है ये? आवाज ही नहीं निकलेगी ना उसकी। तो वो तो ऐसे में भी होगी ना, जैसे आवाज बिना लकवा के भी हो सकती है। वो उसका मतलब, वो अगर आपने ये प्रोटोकॉल भी लगाया सारे, उसके बाद भी जब उसकी आवाज नहीं आ रही है, तब ये मान के चलिए कि ये मसल्स का लकवा है, जो वोकल कॉर्ड है उसका लकवा है। जैसे आवाज चली गई और आपने प्रोटोकॉल लगाना शुरू कर दिया, अगर नॉर्मल होगा तो 2-3 दिन में उसकी आवाज आ जाएगी, लेकिन उसके बाद भी आवाज नहीं आ रही है ये प्रोटोकॉल लगाने के बाद भी, तो आप लोग एलोपैथ डॉक्टर्स का हेल्प ले सकते हैं। तो वो बताएंगे कि हाँ, मसल्स का पैरालिसिस हो गया, यानी लकवा हो गया है। तो आप ये प्रोटोकॉल लगाएंगे जो ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे ब्रेन है उसमें आघात लग गया, उसके कारण तो क्या होगा, आवाज ही चली जाएगी। तो आदमी क्या करेगा, लिख कर संकेत द्वारा वो अपनी बात बताएगा, और जिसको अफेजिया भी कहते हैं। तो ये आपका अगर प्रोटोकॉल नहीं फर्स्ट वाला काम कर रहा है, तो आप सेकंड वाला जो प्रोटोकॉल है CV23, CV24, SI17, H5, LI4, गॉल ब्लैडर 34, ST40 और ST4, ये सारे पॉइंट आप लगाइए। तो ये क्या बता रहा है, ये अर्ली स्टेजेस है, मतलब तुरंत का। लेकिन अगर बहुत पुराना हो गया होगा तो जल्दी
आवाज आने में भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमारे एक इलाहाबाद में एक आते थे, वो हमको लग रहा है साधु महात्मा थे, और कहीं उनका ये था, मतलब खूब कीर्तन वीर्तन करते थे। उनका पूरा एक, जैसे होते ना साधु महात्मा लोग बैठते हैं और सब लोग उनको सुनते हैं, तो उनकी भी आवाज चली गई थी। तो वो शायद उनको कोई बताया था एक्यूप्रेशर में आप आइए और अपना ट्रीटमेंट करिए, तो आए थे, उनको पॉइंट लगे, लेकिन उनका आवाज नहीं आ पाया। तो यही लगता है कि उनका भी यही आपका वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस था। क्योंकि आपका जो वोकल कॉर्ड है, जैसे आपका हाथ का पैर का पैरालिसिस हो जाता है तो क्या होता है, एक अंग चलता ही नहीं है, वैसे ही आपके जो स्वर यंत्र हैं उसमें ही अगर लकवा हो गया तो वो आवाज कैसे आएगी। तो अगर ये सब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से आवाज नहीं आ रही है, तब ये मान के चलिए कि इट इज वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस। ये बहुत, हमको लगता है बहुत कम ये दिखता है। वोकल कॉर्ड का जो पैरालिसिस होता है बहुत कम दिखता है, बहुत नहीं दिखता है, ये बहुत रेयर डिसीज है ये भी। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइए, बहुत रेयर डिसीज है। वैसे भी हम लोग कोई संत महात्मा तो है नहीं कि हम लोग दिन भर गाना गा रहे हैं या भजन गा रहे हैं बैठ के। अब चैप्टर नंबर 25, आप लोग चिंतित मत होइए, हम लोग का वोकल कॉर्ड ठीक है, आवाज आ रही है जा रही है आवाज हम लोग की। चैप्टर नंबर 25, हाँ, चैप्टर नंबर 25 ब्रोंकाइटिस। तो इसमें क्या होगा, श्वास नली था उसका प्रदाह हो जाएगा। तो इसमें भी दो तरह के ब्रोंकाइटिस, एक एक्यूट यानी नया और क्रॉनिक यानी पुराना। एक्यूट ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, यानी जो ऊपरी जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी गला से लेके नाक तक, वहां पे अंदरूनी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये श्वास नली का प्रदाह है। अभी हम लोग ने स्वर यंत्र का प्रदाह पढ़ा था, अब ये श्वास नली का प्रदाह है। तो इसमें भी मेन सिम्टम्स क्या दिखेंगे, वही सूखी खांसी, बाद में वो बहुत ज्यादा सीवियर हो जाएगा, स्पूटम निकलेगा यानी बलगम निकलेगा, पहले थोड़ा निकलेगा लेकिन बाद में ये बढ़ता जाएगा, और बलगम एकदम झागदार निकलेगा, यानी एकदम जैसे पस होता है उस तरह निकलेगा। और ये कब होगा, जब सडन चेंज इन वेदर, यानी वेदर चेंज हो रहा है, गर्मी से ठंडी, ठंडी से गर्मी, तब ये ब्रोंकाइटिस होने के चांस है ज्यादा। और यह रोग एकाएक होता है, और इसका जो इनिशियल सिम्टम्स देखेंगे तो स्लाइट फीवर और जॉइंट्स पेन होगा, बहुत ज्यादा थकान लगेगी, ये आपका एक्यूट है। लेकिन अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की बात करें तो ये बार बार जो हमारी श्वास नली है, अगर उसमें बार बार संक्रमण हो रहा है तो ये जाके आगे चल के क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। और इसमें भी वही खांसी आना, ठीक, यानी एकदम गाढ़ा बलगम निकलना। और ये जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में सुबह और शाम या सुबह या रात ये ज्यादा बढ़ जाता है खांसी। और इसका जो है क्या होगा, ये संक्रमण के कारण हो रहा है, तो ये बलगम कैसा एकदम पतदार निकलेगा। तो इसके कारण क्या बताएंगे, पहला कारण है स्प्लीन और लंग्स का डेफिशिएंट होना, किडनी का डेफिशिएंट होना, और लंग्स में ड्राइनेस होना। तो ब्रोंकाइटिस के 5 कारण बताए गए। पहले तो वायरस हो गया, सेकंड जो है जो हम लोग ये जो पोल्यूटेड एयर है उसके कारण, या फिर जो व्यक्ति तंबाकू खा रहा है, या ऐसी जगह से हम लोग रह रहे हैं जहाँ पे धूल मिट्टी बहुत उड़ रही है, या कुछ ऐसे संक्रामक रोग है उसके कारण ब्रोंकाइटिस हो रहा है। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ये हैं, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल
सेकंड है। अच्छा, इसमें सर ने बताया कि एकाएक अगर कपिंग थेरेपी भी अगर हम करें तो ब्रोंकाइटिस में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर हमें ब्रोंकाइटिस से बचना है तो हमें ST36, गवर्निंग वेसल 14 और CV6 को, अगर हम जैसे मौसम चेंज हो रहा है वैसे अगर हमने ये पॉइंट लगा लिया, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है ये। अगर हमने ST36, गवर्निंग वेसल 14 और CV6 लगा लिया तो क्या होगा, हम लोग बच जाएंगे ब्रोंकाइटिस होने से, एक्यूट ब्रोंकाइटिस होने से बच जाएंगे। अगर यही एक्यूट ब्रोंकाइटिस हम लोग अब नहीं संभाल पाए तो आगे चल के ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। और ये अंतिम ये है आपका, मैम जो भी पॉइंट बताया वो तो इसमें कहाँ लिख रहे हैं? लिखा है तो लिखा हुआ है। कौन सा पॉइंट चाहिए बताइए? अभी आपने CV6 समथिंग कुछ पॉइंट बताए थे ना? ST36, गवर्निंग वेसल 14 और CV6। हाँ, वो कहाँ लिख रहे हैं इसमें? 149 में पेज में इसमें है। हाँ दिख रहा है, इसमें है उसमें। अच्छा, नीचे लिखा हुआ। ओके ओके, हाँ, थैंक यू। ठीक है सर, 10 मिनट और ले लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 26, निमोनिया। ले लीजिए। के डेट में भी निमोनिया लोग बहुत हल्के में लेते हैं। अभी पिछले महीने मेरा बेटे का एक दोस्त था, ही वॉज जस्ट आई थिंक 30 years ऑफ एज, और उसने वही सर्दी जुकाम और ये जैसे होता है ना, सर्दी जुकाम में बुखार भी आ जाता है और लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो बाद में जब उसने चेक कराया अपना हार्ट का एक्सरे चेस्ट का एक्सरे कराया तो उसे निमोनिया बताया गया, और विद इन 1 week वो 30 years का बच्चा ही डाइड, मतलब वो मर गया। तो निमोनिया जो है, कभी भी अगर हमें बहुत महीनों से खांसी आ रहा है या बलगम निकल रहा है तो आपको तुरंत, या फीवर भी आ रहा है तो आपको तुरंत ध्यान देना चाहिए कि ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जो हमारे जीवन पे बनाए। तो निमोनिया क्या है? ये इन्फेक्शन है। कहाँ का इन्फेक्शन है? ये लंग्स का, एल्वोलाई का, एयर सेक्स का इन्फेक्शन है, जिसमें क्या होता है, जो हमारे लंग्स में, आपने अगर अंगूर देखा हो तो अंगूर के गुच्छे की तरह हमारे लंग्स में एयर सेक्स लगे, यानी वायु कोश लगे हुए हैं, टिश्यूज हैं, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन आ गया तो निमोनिया होने के चांस ज़्यादा हैं। और ये क्यों होता है? ये ज़्यादा करके जो जीवाणु है, वायरस है, या कोई ऐसी, हम लोग फैक्ट्री में काम करें जहाँ पे रासायनिक कुछ ऐसा हो रहा है, उसके कारण ये निमोनिया हो सकता है। लिखा है ना, निमोनिया कैन सीरियसली इंटरफियर विद द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्वोलाई, द लंग्स स्मॉलेस्ट एयर सेक्स, यानी जो छोटे छोटे आपके वायु कोश लगे हैं वहां पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकालना। तो ये निमोनिया बहुत बड़ी चीज है। इसमें मतलब अगर हमने ध्यान से नहीं देखा तो ये सीवियर भी हो सकता है, और इसको रिकवर करने के लिए कम से कम 1 महीना लग जाता है। लिखा है ना, इन अदर्स निमोनिया इज फैटल यानी मर भी जाता है। तो डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? पहला क्या करेंगे, यही चेस्ट का एक्सरे होगा, तो वहां से कंफर्म होता है, क्योंकि वहां पे अगर अब एक्सरे, दीपक गुप्ता जी हम लोग को पढ़ाते थे कि वहां पे क्या ऐसे पैचेस दिखेंगे, ऐसे आप एक्सरे का वो देखेंगे ना तो ऐसे पैचेस दिखेंगे, तो इसका मतलब कि निमोनिया डायग्नोस हो गया। और अगर आप CBC काउंट कराएंगे तो आपका वाइट ब्लड सेल्स यानी WBC आपका बढ़ा हुआ मिलेगा। इवन निमोनिया में थूक भी चेक कराते हैं, स्पूटम भी कल्चर कराते, ब्लड कल्चर भी कराते हैं। तो इसके कारण ये दिखाते हैं कि निमोनिया 2 तरह का है, एक आपका लोबरल निमोनिया और एक आपका ब्रोंकियल निमोनिया। लोबरल निमोनिया में क्या हो रहा है, ये एक तरह का इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शियस डिसीज है जो एक
क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन या आपको बैक्टीरिया कारण है, जिसको न्यूमोकोकस नाम दिया गया है। ये क्या कर रहा है, हमारे एक लोब या दोनों लोब्स के लंग्स को ये क्या कर दे रहा है, स्वेल करवा दे रहा है। तो मेन सिम्टम्स क्या दिखते हैं कि जो हमारे लोब्स हैं ना लंग्स के, वो डिसीज हो जा रहे हैं और एकाएक रोग प्रारंभ हो जा रहा है। फीवर कितना जा रहा है, एकदम उच्च, रक्तचाप, ठंड लग रही है, हेडेक हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, खांसी सूखी आ रही है, लेकिन थोड़ा सा स्पूटम आ रहा है, लेकिन ये ही स्पूटम धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये येलोइश या मटमैले रंग का थूक निकलने लगता है और खांसी इसमें बहुत बढ़ जाती है। निमोनिया में सांस फूलने लगता है, एक मेंटल डिसबैलेंस होने लगता है और कभी कभी रोगी बेहोश भी हो जाता है। तो ये बहुत ही निमोनिया बहुत ही खतरनाक है। कोई भी निमोनिया, चाहे वो लोबरल निमोनिया हो या चाहे वो ब्रोंकियल निमोनिया हो। अब ब्रोंकियल निमोनिया में क्या हो रहा है, जो हमारी श्वास नलिकाएं हैं उसमें ही बैक्टीरिया वायरस चला गया और ये ज़्यादा करके किसको प्रभावित करता है, बूढ़े व्यक्तियों में, जो वीक पर्सन है उसको, और ज़्यादा करके ये आपने सुना होगा छोटे बच्चों को भी निमोनिया हो जाता है। तो मेन सिम्टम्स क्या दिखते हैं इसके, वही सांस फूलना, फीवर, लेकिन इसमें कोई छाती में दर्द नहीं होता, कोई फ्लैम नहीं होता, इसमें कोई बलगम नहीं होता। तो अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो आपको पहले ग्रुप 1 करना, LI4, LI11 और UB11, इसको सिडेट कर देना है। उसके बाद अगर फीवर है, हेडेक है, चिलनेस है, तो ये आपको तीनों पॉइंट देना है ताइयांग के साथ, एक्स्ट्रा पॉइंट है ना 2 नंबर, उसको देना है। अगर चेस्ट पेन है तो LU10, ST40 और UB13 देना है। और अगर छाती भी भारीपन लग रहा और सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है तो P6, गवर्निंग वेसल 26 और CV17 और एक्स्ट्रा पॉइंट 30 स्वेन युआन देना है। अगर आप ग्रुप 2 की बात करें तो मेन पॉइंट आपका क्या है, UB12 और UB13, और अदर पॉइंट क्या है, P6, LI4 और गवर्निंग वेसल 14। सारे पॉइंट यहाँ पे सीडेट होंगे, टोन कोई पॉइंट नहीं होगा, ये आप लोग याद कर लीजिए, सारे पॉइंट इसमें सीडेट होंगे। और यहाँ पे ऐसे कुछ नियम दिए हुए हैं कि अगर अर्ली स्टेज है, मतलब तुरंत अगर है, तो LI4, LI11 और गवर्निंग वेसल अगर 14, अगर तीनों पॉइंट को हम दोनों हाथों में सीडेट कर दें तो ये क्या करेगा, हमारे हीट और विंड दोनों को शरीर से बाहर निकालेगा। लेकिन अगर सेकेंड स्टेज है, मतलब बहुत समय के बाद हम लोग को पता चला कि निमोनिया हो गया है, तो इसमें चेस्ट पेन होगा, बहुत खांसी होगी, बहुत ज़्यादा स्पूटम निकलेगा, यानी कि क्या बोलते हैं, बलगम निकलेगा। तो ट्रीटमेंट अगर करना है तो ST40, UB13 और LU10 इसको सीडेट करना है। तो क्या करेगा, ये लंग्स में जो हीट है और जो स्पूटम जो बन रहा है उसको ये बाहर करेगा। तो ये सेकेंड स्टेज है। अगर थर्ड स्टेज ऑफ निमोनिया में अगर पहुंचेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा छाती में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, छिछली सांस होगी, और वो जो व्यक्ति जो पीड़ित होगा प्रलाप करेगा, हाय मैं मर जाऊं, अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है, ये सब उसको मतलब प्रलाप करेगा वो, और बेहोश भी हो सकता है। तो इसमें आपको P6, गवर्निंग वेसल 26 और ज्वेन एक्स्ट्रा पॉइंट 30 है। तो अगर ये पॉइंट जैसे ही आप लगाएंगे वैसे ही रोगी जो बेहोश हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। और अगर डॉक्टर वॉल के पॉइंट लगाना है निमोनिया में तत्काल लाभ लेने के लिए, तो ये पूरा प्रोटोकॉल है डॉक्टर वॉल के। डॉक्टर वॉल के पॉइंट ज़्यादा कारगर है बनस्पत, मतलब ये पॉइंट भी कारगर है, लेकिन डॉक्टर वॉल के पॉइंट आप लगा देंगे तो इसमें तत्काल, निमोनिया में तत्काल आराम मिलेगा। हमको भी एक बार निमोनिया हो गया था। उसमें क्या हो रहा था कि हम जो है थूक रहे थे तो हल्का सा खून भी आ जा रहा था। तो फिर हम खेमका जी थे, खेमका सर को दिखाए जाके उन्होंने तुरंत प्रोटोकॉल दिया, उससे हमको आराम मिल गया।
तो आज हम लोग ने टेटाइस 12 लगभग कंप्लीट कर लिया। मैम जो पसली चलना होता मैम वो निमोनिया का लक्षण है क्या, पसली चलना? हाँ, और क्या, पसली तो निमोनिया में तो मिलती है पसली, ज्यादा करके बच्चों में ज्यादा और इन्फेंट्स में ज्यादा हाँ होता है। मैम, बच्चों में ही ज्यादा देखने में आती है। हाँ, लेकिन बड़ों में भी होता है। अगर हमने अपना केयर नहीं किया ना तो बड़ों में भी दिख जाता है। अभी बताए ना, मेरे छोटे बेटे का फ्रेंड था, 30 इयर्स का था, उसने ध्यान नहीं दिया और ही डाइड, मर गया बेचारा वो। आज की डेट में भी अगर हम अपने को ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे हो ही जाता है। कुछ और पूछना हो, नहीं तो फिर आज हम लोग फिर यहीं पे वाइंड अप करें क्लास जो है। आज क्लास वाइंड अप हो रही जी। आपको भी थैंक यू मैंने मैम। 5-10 मिनट लिया। तो हम लोग वीडियो को शेयर करें, मैडम ने कितना बता दिया। और ये हम लोग की थैंक यू मैम। सेमेस्टर की लास्ट क्लास है जो भी होने जा रही, बस मैडम की लास्ट है। और इसके बाद हम लोग अगले उसमें फिर मिलेंगे उसमें सत्र में। और हम लोग वीडियो को शेयर करें, दूसरे लोगों को बताएं, ये जो लंग्स के बीमारियां हैं उनके संबंध में अवगत कराएं, शेयर करें, डिस्ट्रिक्ट आपस में एक्सचेंज करें आइडियाज को, तो हम लोगों की विधा बढ़ेगी और तब हम लोगों का सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन रीड वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज का वीडियो अभी समाप्त कर रहे हैं। सबको नमस्कार और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम, जो भी एग्जाम दे रहे नमस्ते हैं। मैम, थैंक यू मैम। प्रणाम मैम। नमस्ते मैम। थैंक यू मैम। प्रणाम सर। फिर मिलेंगे हम लोग।